अरे रजनीश, मुझे तुमसे ना एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। एक्चुअली में क्या है ना कि मेरे पास इस टाइम पे कुछ 5 लाख रुपए के अप्रॉक्स की एक रकम है और मुझे इन पैसों को ना किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना है जहाँ पे ये जो पैसा है मेरा वो भी ऑलमोस्ट 100% सेफ रहे और रिटर्न्स भी मेरे को अच्छे मिल जाए। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है ना कि इस टाइम पे हमारे देश के जितने भी बड़े प्राइवेट बैंक्स हैं उन सभी में मैक्स टू मैक्स 6 से 7% का ही इंटरेस्ट मिल रहा है और जो सरकारी बैंक्स हैं उनका भी ऑलमोस्ट यही हाल है। यहाँ तक कि जो पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम है उसमें भी कुछ खास नहीं है, उसमें भी मैक्सिमम 7.5% तक का ही इस टाइम पे इंटरेस्ट मिल रहा है। और जो एनएससी है जो कि पोस्ट ऑफिस की सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देने वाली स्कीम है तो उसमें भी कुछ 7.7% के अप्रॉक्स का ही इंटरेस्ट है। हालांकि मेरे को कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, 7.5 और 7.7% भी अच्छे इंटरेस्ट रेट है, मतलब मैं इनमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई बेटर ऑप्शन नहीं मिला तब तो मैं यहीं पे अपना पैसा इन्वेस्ट करूँगा। तो मैं तुमसे यही पूछ रहा था कि कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है तुम्हारी नज़र में जिसमें कि मेरा पैसा भी सेफ रहे और जो रिटर्न्स हैं वो मुझे बैंक एफडी या फिर ये जो पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स है इनके कंपैरिजन में थोड़े ज़्यादा मिल जाए। एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है मेरी नज़र में, इसमें तुम्हें बड़े ही आराम से 8 से 9% के अप्रॉक्स का जो इंटरेस्ट है वो मिल जाएगा। और जहाँ तक बात रही सेफ्टी की तो इसमें तुम्हारा पैसा बैंकों की एफडी से भी ज़्यादा सेफ रहेगा क्योंकि इसमें तुमको गवर्नमेंट की तरफ से गारंटी मिलती है, जबकि बैंक की एफडी में क्या होता है कि सिर्फ 5 लाख रुपए तक का ही इंश्योरेंस तुम्हें मिलता है। तो यहाँ पे तुम्हारा पैसा भी सेफ रहेगा और तुम्हें रिटर्न्स भी काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। क्या बात है यार, ये तो बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। वैसे इसका नाम क्या है? इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का नाम है पीएसयू बॉन्ड्स। पीएसयू बॉन्ड्स मतलब ये वही बॉन्ड्स है ना जो शायद सरकारी कंपनियों के द्वारा इशू किए जाते हैं। हाँ उसे ही कहते हैं। और इस वक्त क्या है ना कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे पीएसयू बॉन्ड्स अवेलेबल हैं जिनमें तुम्हें बड़े ही आराम से 8 से 9% के अप्रॉक्स का रिटर्न मिल जाएगा। और इसके साथ ही साथ ना टाइम पीरियड के हिसाब से भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे अगर तुम्हें सिर्फ साल भर के लिए ही अपना पैसा इन्वेस्ट करना है तो उसमें भी तुम्हें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर तुम्हें सिर्फ 4-5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो उसमें भी तुम्हें कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। अगर तुम्हें 10 साल 15 साल या 20 साल तक के लिए भी करना है तो उसमें भी तुम्हें कई सारे जो ऑप्शंस हैं वो देखने को मिल जाएंगे। और क्योंकि पीएसयू बॉन्ड्स भी एक तरीके के गवर्नमेंट बॉन्ड्स ही होते हैं तो पैसा तो सेफ है ही यहाँ पे। सही है यार, ये तो तुमने मुझे बहुत ही एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बता दिया। अब तो मैं अपने 5 लाख रुपए यहीं पे इन्वेस्ट करूंगा। अरे लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। थैंक यू सो मच भाई बताने के लिए। चलो मैं चला इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। बाय बाय। चला गया। इसका हमेशा का ऐसा ही है, इसको हमेशा ही बहुत जल्दबाजी रहती है। लेकिन ये जल्दबाजी ना आपको नहीं करनी है क्योंकि देखिए क्या है कि भले ही मैंने अभी पीएसयू बॉन्ड्स की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर दी हो कि इसमें आपको ये मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें किसी भी तरह का रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता। इसमें भी कुछ रिस्क होते हैं। इनफैक्ट इस दुनिया का ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान है ही नहीं जिसमें कि आपको थोड़ा बहुत रिस्क देखने को ना मिले। और मेरा मानना क्या है ना कि जब भी हम कहीं पर भी अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमें उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के ना जितने भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं उन सभी की जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद फिर हमें तय करना चाहिए कि अगर ये नेगेटिव पॉइंट्स जो है अगर हमें लगता है कि हम मैनेज कर सकते हैं तो ठीक है, इट्स फाइन, हम कर देते हैं इन्वेस्ट। अगर हमें लगता है कि नहीं यार नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं ये हमसे मैनेज नहीं हो पाएंगे, इस रिस्क को हम नहीं झेल सकते, तो फिर हम नहीं करेंगे उसमें इन्वेस्ट, है ना। सिर्फ रिटर्न्स के बेसिस पे या सेफ्टी के बेसिस पे हमें अपना पैसा किसी भी जगह पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो अगर आप जानना चाहते हैं इस पीएसयू बॉन्ड्स के की पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, इस पीएसयू बॉन्ड्स के नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, या फिर इस वक्त आपके पास एक लमसम अमाउंट है और आप उस लमसम अमाउंट को किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहाँ पे आपका जो पैसा है वो भी सेफ रहे और आपको रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे मिले, तो ऐसे में ना आज की इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपका शायद थोड़ा सा ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है रजनीश झा और आप देख रहे हैं आपका चैनल मनी उपाय। एक कदम उम्मीद की ओर, चलिए शुरू करते हैं। तो इस टाइम पे अगर आप एक लमसम अमाउंट किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहाँ पे रिस्क लगभग ना के बराबर हो और रिटर्न्स भी आपको काफ़ी अच्छे मिले, तो ऐसे में आपके पास इस टाइम पे जो कुछ 2-3 सबसे ज़्यादा अच्छे और फेमस ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनमें से जो पहला ऑप्शन है वो है बैंक एफडी का, जो दूसरा ऑप्शन है वो है पोस्ट ऑफिस स्कीम्स का और जो तीसरा और आखिरी ऑप्शन है वो है गवर्नमेंट बॉन्ड्स का। तो अब इन तीनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में से अगर आप इस टाइम पे बैंक एफडी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इस टाइम पे हमारे देश के जितने भी बड़े प्राइवेट बैंक्स हैं या जितने भी सरकारी बैंक्स हैं उनमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7% के अप्रॉक्स का ही जो इंटरेस्ट है वो मिल सकता है।
फिर इसके बाद अगर आप पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो जो पोस्ट ऑफिस की एफडी वाली स्कीम है, यानी जिसे हम टाइम डिपॉजिट स्कीम भी कहते हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 7.5% तक का जो इंटरेस्ट है वो मिल सकता है। और अगर आप पोस्ट ऑफिस की एनएससी में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि उसकी सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देने वाली स्कीम है, तो उसमें आपको कुछ 7.7% के अप्रॉक्स का जो इंटरेस्ट है वो मिल जाएगा। हालांकि आप में से कुछ लोग कहेंगे कि पोस्ट ऑफिस की जो जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो गई या सुकन्या समृद्धि हो गया, तो इसमें तो 8% से भी ज़्यादा का मिलता है, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भैया एनएससी सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देने वाली स्कीम है। तो देखिए, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप सब जानते ही हैं कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और सुकन्या समृद्धि में हर कोई इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो जो सभी के लिए अवेलेबल है उसके हिसाब से जब आप देखेंगे ना, तो फिर एनएससी ही सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देने वाली स्कीम बन जाती है यहाँ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप पोस्ट ऑफिस की भी किसी स्कीम में अगर इन्वेस्ट करते हैं आज की डेट में, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 7.5 से लेकर के 7.7% तक का ही जो इंटरेस्ट है वो मिल सकता है। लेकिन जब आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे इस टाइम पे, और जब मैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बात कर रहा हूँ तो मेरा मतलब है पीएसयू बॉन्ड्स से। देखिए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी कई तरह के बॉन्ड्स होते हैं, जैसे आपका एक कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, कुछ आपके स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, और कुछ आपके फिर ये पीएसयू वाले बॉन्ड्स भी होते हैं। इनमें क्या होता है पीएसयू में कि इसको आप डायरेक्टली गवर्नमेंट वाला नहीं बोल सकते, बट क्योंकि यहाँ पे भी गवर्नमेंट की तरफ से आपको गारंटी मिलती है, इसीलिए हम इसको भी उसी कैटेगरी में रख सकते हैं। तो जब भी आज की इस वीडियो में ना मैं जब गवर्नमेंट बॉन्ड बोलूँ तो आप समझ जाना कि ये पीएसयू बॉन्ड्स की ही बात कर रहे हैं। तो जब आप पीएसयू बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं ना अपना पैसा, तो आज के मतलब इस टाइम में ना आपको बड़े ही आराम से 8 से 9% के अप्रॉक्स का जो इंटरेस्ट है वो मिल जाएगा, और कुछ केसेस में तो जो इंटरेस्ट रेट है वो 9% से भी ज़्यादा का है। तो इंटरेस्ट रेट के मामले में ना आपको सबसे ज़्यादा, अगर कहीं पे इस टाइम पे अगर आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो मिलेगा आपको पीएसयू बॉन्ड्स के अंदर नहीं। तो रिटर्न्स के मामले में तो पीएसयू बॉन्ड्स का कोई जवाब ही नहीं है। बैंक एफडी और पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में जो आपको रिटर्न्स मिलेगा वो इसके आसपास भी नहीं है। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें इन रिटर्न्स पे लगने वाले टैक्स के बारे में, क्योंकि देखिए जो पैसा आप कमाएंगे उसमें से आपको टैक्स भी तो देना है ना, उसके बाद जो बचेगा वही तो आप लेकर के जा सकते हैं, तो वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम बात करते हैं टैक्स की, तो उसमें ये तीनों ही जो ऑप्शंस है ना वो एक ही जैसे हैं। जितना भी पैसा आप कमाएंगे वो 100% टैक्सेबल है। बाकी वो डिपेंड करेगा आपके स्लैब रेट के ऊपर में, टोटल इनकम के ऊपर में, कि आपको टैक्स देना है कि नहीं देना है, लेकिन टैक्सेबल सारा का सारा है। और टीडीएस भी ऑलमोस्ट सभी जगहों पर आपको एप्लीकेबल ही देखने को मिलेगा। पोस्ट ऑफिस की कुछ स्कीम्स में हो सकता है कि आपको टीडीएस ना देखने को मिले, बट बैंक एफडी में तो टीडीएस लगना ही है, और इसमें भी लगना ही है अगर वो एक सर्टेन लिमिट से क्रॉस हो जाता है तो। हालांकि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में कई सारे ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जहाँ पे टीडीएस का झंझट नहीं होता, वो टैक्स सेविंग वाले फीचर्स भी होते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं जितने भी बॉन्ड्स को डिस्कस करने वाला हूँ वो सारे के सारे आपके मतलब टैक्सेबल भी हैं और उनमें टीडीएस भी एप्लीकेबल होता है। तो टैक्स के मामले में सब के सब एक ही जैसे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तीनों के तीनों एक ही जैसे हैं, तीनों में ही आपका पैसा सेफ रहेगा। लेकिन हाँ, ज़्यादा पैसा जो है आपका सेफ रहता है पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, बिकॉज इनमें क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको गारंटी मिलती है, जबकि बैंक एफडी में क्या होता है कि सिर्फ 5 लाख रुपए तक का ही आपको इंश्योरेंस कवर मिलता है। हालांकि आज की क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ 5 लाख रुपए तक के ही इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप देखेंगे तो वो तीनों में ही आपका पैसा बराबर सेफ है। तो यहाँ पे सेफ्टी के बेसिस पे तीनों ही अच्छे हैं, टैक्स के बेसिस पे तीनों ही एक जैसे हैं। लेकिन जब बात आती है रिटर्न्स की, तो उसमें सबसे ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स और सबसे ज़्यादा रिटर्न्स आपको मिलते हैं पीएसयू बॉन्ड्स में। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है कि पीएसयू बॉन्ड्स वैसे तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर मेरे पास इस टाइम पे 5 लाख रुपए होना तो मैं अपने वो 5 लाख रुपए पीएसयू बॉन्ड्स में ही इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मेरे लिए जितनी भी मुझे चीज़ें चाहिए वो सारी की सारी मुझे पीएसयू बॉन्ड्स में मिल जाती है। लेकिन सभी के लिए ये ज़रूरी हो, सभी के लिए मतलब ये अच्छा हो, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि पीएसयू बॉन्ड्स में क्या है ना कि रिटर्न्स अच्छे हैं, पैसा भी सेफ है, बट एक दो ना छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है इसमें, जो कि इसी में देखने को मिलती है। वो आपको पोस्ट ऑफिस की स्कीमों में भी देखने को नहीं मिलेगी, वो आपको बैंक एफडीज में भी देखने को नहीं मिलेगी। जैसे कि जो पहली प्रॉब्लम है आपकी वो है लिक्विडिटी की। क्या होता है कि देखो, अगर आपने मान लो जैसे 4-5 सालों के लिए पीएसयू बॉन्ड में अपना पैसा इन्वेस्ट किया, अगर आप 4-5 सालों तक वेट कर लेते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर आपको बीच में कभी इमरजेंसी आ गई और आपको पैसा बिल्कुल आज के आज चाहिए ना, तो उस टाइम पे पीएसयू बॉन्ड जो है ना उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें उतनी ज़्यादा जो लिक्विडिटी है ना वो अच्छी नहीं है। जबकि बैंक एफडी में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा आराम से कि अगर आपको आज पैसा चाहिए ना, तो आप बिल्कुल अगर आप इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ मिनटों के अंदर में
कुछ इनफैक्ट मैं कहूँगा कुछ सेकंड्स के अंदर में आप उस एफडी को बंद करवा के अपना सारा का सारा पैसा निकाल सकते हैं। ये ऑप्शन आपको बैंक एफडी में ही मिलेगा। पोस्ट ऑफिस में भी मिलता है, बट पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में क्या है ना कि कुछ एक लॉक इन पीरियड हमेशा देखने को मिलेगा आपको। जैसे अगर आप एफडी में भी इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे 6 महीने का एक मिनिमम लॉक इन पीरियड होता है। हाँ, 6 महीने के बाद फिर आपका वो पैसा आराम से कभी भी आप उसको चाहें तो निकाल सकते हैं। लेकिन बैंक एफडी में तो वो भी नहीं है, उसमें तो जब मन करे तब पैसा उसमें से निकाल लीजिए आप। तो ये जो लिक्विडिटी वाला मतलब जो फीचर है ना, जब इमरजेंसी के टाइम पे आपको पैसों की जरूरत पड़ती है, तो ये इस मामले में तो बैंक एफडी और पोस्ट ऑफिस स्कीम्स ही बेहतर हैं, और सबसे ज्यादा बेहतर है बैंक एफडी। इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम आती है। इसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि इसमें टाइम से पहले अगर आपको पैसा चाहिए तो आपके पास एक ही तरीका है कि आप इसको पहले लिस्ट करिए, फिर आप वेट करिए कि कोई बायर आए, वो आपसे खरीदे, और फिर तभी आपको पैसा मिलेगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि आपने मतलब एक रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ, एक प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, और अब आपको अर्जेंसी में पैसे की जरूरत है, तो एक दिन में तो डील फाइनल नहीं हो जाएगी ना। मतलब डील फाइनल हो भी गई तो सारा पेमेंट थोड़ी ना एक दिन में आ जाएगा, तो प्रॉपर्टी को बेचने में टाइम तो लगता ही है। तो वैसे ही बॉन्ड वाला हिसाब किताब है, बिक तो जाता है, पैसे मिल जाएंगे, लेकिन वो इमीडिएटली नहीं मिलेंगे आपको। तो अगर आपको लगता है कि मैं इसको मैनेज कर लूंगा, जैसे मेरे पास इतना इमरजेंसी फंड है रखा हुआ कि अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो आई कैन मैनेज, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आज से 10-15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जहां पर मुझे पैसों की बड़ी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप उसको फिर अगर उसी टाइम से अगर आप इसको सेल के लिए लिस्ट कर दें, तो फिर हो सकता है कि जब तक ज़रूरत पड़े तो उस टाइम तक आपका ये बिक भी जाए और आपके पैसे भी जाए। तो अगर आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं इस चीज़ों को, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार, ये लिक्विडिटी वाला इशू मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर आप भले ही इसमें ज़्यादा रिटर्न मिल रहा हो, भले ही पैसा सेफ हो आपका इसमें, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप फिर इसमें अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करिए। फिर तो आपके लिए बैंक एफडी या फिर पोस्ट ऑफिस स्कीम ही बेहतर है, क्योंकि उसमें भी 7-7.5 तक तो मिल ही रहा है आराम से, है ना। तो ये एक बात होगी। अच्छा, दूसरा क्या प्रॉब्लम है इसमें? दूसरा प्रॉब्लम है इंटरेस्ट रेट रिस्क का। देखिए क्या है कि वैसे तो मैंने जब चैनल पे ये कुछ टाइम पहले एक सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स को लेकर के एक वीडियो अपलोड हुई थी, तो उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है, तो आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। बट अभी फिलहाल मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। देखो, इंटरेस्ट रेट रिस्क का मतलब क्या है कि आज अगर आपके बॉन्ड पे 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है, और कुछ टाइम के बाद अगर गवर्नमेंट नए बॉन्ड्स मार्केट में इशू करती है और उस पर 9% का इंटरेस्ट रेट दे देती है, या फिर मान लीजिए कि बैंकों के एफडी के भी इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वो भी 9-9, 10-10% के हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आपके बॉन्ड की ना डिमांड जो होगी वो मार्केट में कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें कम इंटरेस्ट रेट मिल रहा है नए इंटरेस्ट रेट के कंपैरिजन में। तो ये इंटरेस्ट रेट रिस्क कब प्रॉब्लम क्रिएट करता है? जब आप इसको बेचने के लिए जाएंगे टाइम से। अगर आपने होल्ड करके रख लिया तो ये भी आपके लिए मायने नहीं रखता, लेकिन अगर आप जैसे टाइम से पहले अगर बेचने के लिए जाते हैं, तो उस टाइम पे क्योंकि मार्केट में आपके बॉन्ड की डिमांड कम हो जाएगी कम इंटरेस्ट रेट की वजह से, तो आपको वो जो बॉन्ड है ना वो थोड़ा डिस्काउंट पे बेचना पड़ेगा। हो सकता है कि 1 लाख रुपए का जो बॉन्ड है आपका, वो आपको 98,000 में बेचना पड़ जाए, 95,000 में बेचना पड़ जाए, मतलब कुछ 1,000-2,000 रुपए का डिस्काउंट देकर के बेचना पड़े, तो वो जो लॉस होता है ना वो आपको झेलना पड़ सकता है। तो इसी को हम इंटरेस्ट रेट रिस्क कहते हैं। तो ये वाला रिस्क इसी में इन्वॉल्व है। ये आपको बैंक एफडी में देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपको लगता है कि भैया ये भी मैं मैनेज कर सकता हूँ, मुझे इससे भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर तो दी बेस्ट है। फिर तो आपके लिए पीएसयू बॉन्ड से अच्छा इस टाइम पे कुछ और है ही नहीं। और वैसे मैं आपको बताऊं तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जो इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है ना, ये भी कोई ऐसा नहीं है कि आदमी एग्जैक्टली लॉस में ही होता है। अगर आप 2-3 साल भी किसी बॉन्ड को होल्ड करके रख लेते हो, तो जो इंटरेस्ट आपको उससे मिलता है, तो जब आप उसको भी ऐड कर दोगे ना, तो आप कभी भी ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो आप लॉस में नहीं रहेंगे। जैसे 1 लाख रुपए का अगर बॉन्ड है आपने, और हर साल उस पर आपको मान लो 8% का इंटरेस्ट मिलता है, तो 1 साल का ब्याज आपको 8,000 रुपये मिल गया। 3 साल भी होल्ड करके रख लिया तो आपको 24,000 मिल गया। उसके बाद अगर आप उसको मान लो 4-5 हज़ार के डिस्काउंट पे बेच भी रहे, मतलब 1 लाख का बॉन्ड आपने 95,000 में बेच भी दिया, तो भी तो 24,000 तो एक्स्ट्रा मिल ही रहे थे ना आपको। तो अल्टीमेटली फिर भी आपको 19,000 रुपये का फायदा ही हुआ है 3 साल में। तो जब आप वैसे देखते हैं तो आप कभी भी लॉस में नहीं रहते, बट हाँ, उस टाइम पे आपको जितना मिल सकता था एक्स्ट्रा वो आपको नहीं मिलता। तो ये सारा हिसाब किताब है। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको लगती हैं कि यार ठीक है, मतलब मेरे लिए इंटरेस्ट रेट रिस्क उतना मैटर नहीं करता, मेरे लिए लिक्विडिटी वाला इशू उतना मैटर नहीं करता, मैं मैनेज कर सकता हूँ, तब तो भैया आंख बंद करके आप इसी में अपना पैसा इन्वेस्ट करिए। इससे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन इस टाइम पे सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की कैटेगरी में और कोई दूसरा आपको देखने को नहीं मिलेगा। 8-9% का रिटर्न कहाँ मिलता है आजकल के टाइम में? एक ज़माना हो गया मतलब देखे हुए एफडी वगैरह के ऊपर में। चलिए जी, तो अभी फिलहाल अब इस डिस्कशन को यहीं पर एंड करते हैं। और अगर अब आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब मैं अपना पैसा बैंक एफडी में नहीं करूँगा, अब मैं अपना पैसा पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में नहीं करूँगा, मुझे बस अब अपना पैसा
PSU बॉन्ड्स में ही इन्वेस्ट करना है, तो फिर उन लोगों के लिए अब आगे का वीडियो है जिसमें कि हम लोग बात करेंगे उन सभी PSU बॉन्ड्स के बारे में जिनमें आपको 8 से 9% या उससे ज़्यादा का रिटर्न इस टाइम पे मिल रहा है। तो देखिए, इस वक्त अगर आप PSU बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास मार्केट में काफ़ी सारे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उनमें से कुछ ऑप्शंस के नाम इस वक्त आप सभी अपने अपने स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। आज की डेट में जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ तो इस वक्त फिलहाल मुझे स्क्रीन पे कुछ 20 से 22 के आसपास जो बॉन्ड्स हैं वो नज़र आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि जब तक आप इस वीडियो को देखें तो उस टाइम तक इन बॉन्ड्स के जो नंबर्स हैं वो थोड़े बहुत चेंज हो जाए, क्योंकि बॉन्ड्स में क्या होता है ना कि सारा का सारा जो हिसाब किताब है वो डिमांड और सप्लाई के इक्वेशन पे चलता है, तो उसी के अकॉर्डिंगली इसमें चेंजेस आ सकते हैं। अब इसके बाद इन बॉन्ड्स से रिलेटेड जितनी भी मेन बातें हैं, जैसे कि इन बॉन्ड्स में रिस्क का क्या हिसाब किताब है, रिटर्न्स का क्या हिसाब किताब है, तो इस तरह की जितनी भी बातें थी वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब इसके बाद इन बॉन्ड्स से रिलेटेड जो कुछ और छोटे मोटे टेक्निकल डिटेल्स हैं, जैसे कि आपको मिनिमम कितना इन्वेस्ट करना है, फिर उसके बाद में कितने कितने टाइम पीरियड के लिए आप इनमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिर इंटरेस्ट का जो पेमेंट है वो आपको किस तरीके से मिलेगा, फिर इसके अलावा इनमें इंटरेस्ट रेट क्या है, हर एक बॉन्ड का अपना YTM क्या क्या है। जैसे कि YTM का मतलब जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं कि YTM आप समझिए शॉर्ट में कि ये एक्चुअल रिटर्न होता है, तो वो एक्चुअल रिटर्न क्या है इन सभी बॉन्ड्स का। तो इस तरह के जो कुछ छोटे छोटे टेक्निकल डिटेल्स हैं उन सबको भी अब एक एक करके समझ लेते हैं। तो इस वक्त आप सभी अपने अपने स्क्रीन पे ये 2 टेबल्स देख रहे होंगे। इन दोनों ही टेबल्स में आपको कुल मिला के कुछ 20 के अप्रॉक्स के जो बॉन्ड्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन दिख रही होगी। इसमें मैंने सभी बॉन्ड्स का जो इस टाइम पे इंटरेस्ट रेट है, जो उन सभी बॉन्ड का YTM है, जो इंटरेस्ट पेमेंट फ्रीक्वेंसी है, जो रिमेनिंग पीरियड है और जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दे दिए। अब इसके अलावा अगर आप इन सभी बॉन्ड्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक शेयर कर दिया है। इसके अलावा बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिनके जरिए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जब आप वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, तो आप चाहें तो वहाँ पे आराम से इसको पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे जो टेबल दिया हुआ है इसको थोड़ा समराइज वे में समझा देता हूँ, बाकी अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप आराम से इस वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्या है कि ज़्यादातर जो बॉन्ड्स है ना उनमें आपको मिनिमम 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है, लेकिन कुछ ऐसे बॉन्ड्स हैं जो आखिरी के 4-5 आपको दिख रहे होंगे, उसमें आपको मिनिमम 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना होगा। फिर इसके बाद अगर हम बात करें इन सभी बॉन्ड्स के एक्चुअल रिटर्न्स के बारे में, तो आपको ज़्यादातर बॉन्ड्स में 8 से 9% के अप्रॉक्स का ही जो एक्चुअल रिटर्न है वो देखने को मिलेगा। मिनिमम कुछ 8.35% के अप्रॉक्स का है और मैक्सिमम जो है वो आपको 9.32% के अप्रॉक्स का जो इंटरेस्ट है वो देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो इंटरेस्ट की पेमेंट है वो क्वार्टरली बेसिस पर ही है ज़्यादातर की, लेकिन इसके अलावा जो कुछ और भी बॉन्ड्स हैं उनमें आपको कुछ सेमी एनुअली बेसिस पे भी देखने को मिल सकता है, बट मैक्सिमम में क्वार्टरली बेसिस का ही है। जो रिमेनिंग पीरियड इनका बचा हुआ है, मतलब ये कि अगर आप अभी इनमें इन्वेस्ट करते हैं तो कितने टाइम के लिए आपको इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो वो अगर आप देखेंगे तो वो आपको 2-3 साल से लेकर के 15-20 साल तक देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आप इनको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप आराम से इस वीडियो को पॉज करके इन्हें पढ़ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तक मैंने आप सभी को इस वीडियो में जितनी भी बातें बताई हैं वो सारी बातें आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद में पिछले वीडियो में भी कई सारे लोगों ने सवाल पूछा था, हालांकि मैंने बता दिया था, बट फिर से एक बार मैं बता देता हूँ कि इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कैसे करना है। तो देखिए, इन्वेस्ट करने के लिए कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे आप RBI रिटेल जो उसका जो ऐप है उसके ज़रिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप ज़ीरोधा यूज़ करते हैं तो आप ज़ीरोधा के ज़रिए भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में जितना भी डेटा मैंने आप सभी के सामने पेश किया है वो पेश किया है thefixedincome.com की वेबसाइट से, तो आप इनके ज़रिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ 1-2 और हैं तो जिनके नाम इस वक्त आप सभी अपने अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो इनके ज़रिए भी आप इन बॉन्ड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है, आराम से घर बैठे बैठे आप इन बॉन्ड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए, तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपके पास आज की डेट में 5 लाख रुपए हो तो उन 5 लाख रुपए को आपको कहां पर निवेश करना चाहिए, इस बात का जवाब आप सभी को अब काफ़ी हद तक मिल गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन खाली पड़ा हुआ है, दिल खोल के कहिए, दिल खोल के पूछिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके भी ज़रूर रख लें, और सब्सक्राइब करते टाइम जो नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन होता है उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस तरह की जब भी कोई वीडियो चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक टाइम टू टाइम पहुँच जाए। तो आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।